हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। आज की वीडियो DC2 की फुल रिवीजन वीडियो का पार्ट 2 रहने वाली है। पार्ट 1 मैं हमारे चैनल लेवल अप लर्निंग पे डाल चुकी हूँ। ये हमारा चैनल है यूट्यूब पर लेवल अप लर्निंग, जिसके अंदर हमने ढेरों DECE की वीडियोस डाली हुई हैं जो कि आपको मदद करेंगी। DC2, DC1 सबकी रिवीजन वीडियोस डाली हुई हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हिंदी मीडियम की प्रिपरेशन के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम की प्रिपरेशन के लिए अलग, वो आप देख सकते हो। आज की वीडियो DC2 की फुल रिवीजन का पार्ट 2 रहने वाली है। ठीक है जी, जिसके अंदर हम एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ तक हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज बारी है फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करने की। ठीक है जी, मैंने ये वाले देख सकते हो, प्रॉपर आपको एक एक आंसर करवाया है इन क्वेश्चंस का। ठीक है जी, तो आज हमें जिस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है वहां पे मैंने पार्ट 2 लिखा हुआ है, वो स्टार्ट करेंगे। ऑल्सो पास्ट ईयर की किसी बच्चे की एक आंसर शीट दिखाएंगे कि कैसे आपको आंसर शीट मिलती है, कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, ताकि आप भी कितने मार्क्स ला सको, 90 प्लस मार्क्स ला सको। देख सकते हो इस बच्चे के 90 मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन को। ऑल्सो वीडियो के नीचे मैं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दूंगी, उसे ज्वाइन कर लेना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, 5000 से ऊपर इसके अंदर सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप इसे ज्वाइन कर लोगे तो जैसे ही कोई न्यू वीडियो आती है इसमें आपको अपडेट मिल जाएगा। ऑल्सो मैंने पिन कर रखी है हिंदी और इंग्लिश मीडियम की बुक्स, इस पे क्लिक करोगे तो फ्री में आपको DEC की सारी बुक्स भी यहाँ से मिल जाएंगी। नोट्स लेने होंगे तो नोट्स पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300 के हैं। पहले मैं ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ ताकि फिर हम अब वीडियो की तरफ मूव कर जाएं। ठीक है, DEC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लोगे तो तीनों सब्जेक्ट्स के 300 में मिलेंगे, एक सब्जेक्ट का 100 रुपीज का है। मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हिंदी मीडियम अलग है, इंग्लिश मीडियम अलग है। जो मैं क्वेश्चंस आपको वीडियो में करवा रही हूँ वो नहीं होंगे, दूसरे होंगे जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। एक बार पढ़ लिया तो तैयारी बढ़िया हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। स्तनपान कराने वाली महिला के लिए दोपहर के भोजन के संतुलित व्यंजन सूची का सुझाव दीजिए और बताइए कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ से कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है जी, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक संतुलित दोपहर के भोजन का मेन्यू जिसमें हर खाद्य सामग्री से मिलने वाले पोषक तत्वों की जानकारी दी गई है। सबसे पहले चपाती संपूर्ण गेहूं की होगी, उससे कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे ऊर्जा के लिए, फाइबर मिलेगी जिससे पाचन में मदद होगी, बी विटामिन होंगे जो मेटाबॉलिज्म में मदद करेंगे। दूसरा आ गया दाल, मसूर की हो या मूंग की हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे का वैसे आपको आंसर लिखकर आना है। इधर लिख दिया खाद्य सामग्री, इधर लिख दिया प्रदान किए जाने पोषक तत्व। ठीक है, चपाती से क्या क्या मिलता है? दाल से प्रोटीन जो कि उत्तक मरम्मत और दूध उत्पादन के लिए है, बेसिकली सेल्स के रिपेयर के लिए और मिल्क की प्रोडक्शन के लिए है। आयरन खून की कमी से बचाएगा। फोलिक एसिड सामान्य स्वास्थ्य के लिए। बेसिकली ये कह रहे हैं अगर वो प्रेग्नेंट लेडी दाल खाएगी तो उसके अंदर प्रोटीन होगा, उसके अंदर आयरन होगा और फॉलिक एसिड होगा। ठीक है, और उनसे क्या क्या बेनिफिट होंगे वो भी साथ लिखे हैं। सब्जी करी, मिश्रित सब्जियां जैसे पालक, गाजर और मटर, विटामिन A, C के, ए भी होगा, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन के, जिससे कि रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी। जैसे बेसिकली कहते हैं ना, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, त्वचा का स्वास्थ्य अच्छा होगा और दृष्टि के लिए अच्छा है। खनिज, आयरन और कैल्शियम, फाइबर पाचन के लिए में मदद करेगा। ककड़ी का सलाद, पानी मिलेगा, हाइड्रेशन में मदद करेगा। विटामिन A और C होगा जो कि त्वचा और प्रतिरक्षा स्वास्थ्य के लिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करेगा और स्किन अच्छी करेगा। फाइबर डाइजेशन में मदद करेगा। दही देंगे हम जिसके अंदर कैल्शियम होगा जो कि हड्डी स्वास्थ्य के लिए, बेसिकली बोन हेल्थ को अच्छा करेगा। प्रोटीन उत्तक मरम्मत के लिए, सेल की जो रिपेयर वर्क होता है वो अच्छे से होगा। प्रोबायोटिक्स होगा आंतों की स्वास्थ्य के लिए। फल, सेब या केला, विटामिन C होगा, A होगा और पोटेशियम होगा जब प्रतिरक्षा, हृदय स्वास्थ्य, हार्ट की हेल्थ, इम्यून सिस्टम और एनर्जी के लिए। फाइबर भी मिलेगा जिससे कि डाइजेशन में मदद होगी। पानी पिएगी, हाइड्रेशन होगा, दूध उत्पादन होगा, मिल्क की प्रोडक्शन होगी और समग्र शरीर के कार्य में मदद करेगा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने पूरी की पूरी बुक भी पढ़ी होगी तो भी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपके लिए प्रॉपर इसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि इस हिसाब से आपको आंसर को लिखना है। ठीक है जी, एक बार फिर से यहाँ पे सिर्फ आंसर को देख लो ताकि सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रहे। रिवीजन वीडियो है तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो पाए। ठीक है जी, खाद्य सामग्री और प्रदान किए जाने वाले पोषक तत्व प्रॉपर यहाँ पे लिख दिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर ऐसा लिख के आओगे तो बहुत आसानी से 5 या 5.5 मिल जाएंगे। 6 तो देखो फुल नहीं देते हैं, वो 5 या 5.5 मिल जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, लेट सपोज आप 4th क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो उसका क ख ग जो भी पार्ट है आपको सारे के सारे करने होंगे। अगर क और ख करके छोड़ देते हो, ग छोड़ देते हो तो फिर आपके ये 8 मार्क्स चले जाएंगे, उड़ ही जाएंगे, गुम हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो तो इसलिए सारे के सारे पार्ट्स करना। 4th क्वेश्चन के ख पार्ट पे आ जाते हैं। व्याख्या कीजिए कि गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से महिला की लौह तत्व और कैल्शियम की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो वुमेन होती है उसकी लौह तत्व, आयरन और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ जाती है। देख लो जी, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 8। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 + 3 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रॉपर बताएंगे। गर्भावस्था के दूसरी तिमाही से आयरन और कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से बढ़ जाती है। पहला आयरन का बताते हैं। बढ़ी हुई रक्त मात्रा। गर्भावस्था में रक्त की मात्रा 50% तक बढ़ जाती है, जिसके लिए अधिक आयरन की आवश्यकता होती है ताकि रक्त में हीमोग्लोबिन बन सके और जो माँ और बच्चे दोनों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है जी, पहला कारण हो गया। दूसरा, भ्रूण का विकास, मतलब माँ के पेट में जो बच्चा बन रहा है उसकी डेवलपमेंट के लिए। बढ़ते हुए बच्चे को अपने रक्त और प्लेसेंटा के निर्माण के लिए आयरन की जरूरत होती है। तीसरा, अनीमिया से बचाव। आयरन की कमी से अनीमिया हो सकता है। अगर आयरन की कमी होगी प्रेग्नेंट लेडी में तो उसको अनीमिया हो सकता है, जिससे थकान और समस्याएं हो सकती हैं। इससे बचने के लिए पर्याप्त आयरन की जरूरत है। ठीक है जी, 3 मार्क्स, 3 + 3 का था, आयरन का 3 का था तो 3 बेनिफिट बता दिए। कैल्शियम के भी 3 बता देते हैं। ठीक है जी, कैल्शियम क्यों जरूरी है? हड्डियों और दांतों का विकास, बोन्स एंड टीथ की डेवलपमेंट के लिए बच्चे की हड्डियां और दांत बन रहे होते हैं, जिसके लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर माँ के शरीर में कैल्शियम की कमी है तो यह कैल्शियम उसकी हड्डियों से लिया जाता है। ठीक है जी, माँ के अंदर अगर कैल्शियम कम होगा तो उसकी हड्डियों से कैल्शियम ले लिया जाएगा। ऐसा ना हो तो पर्याप्त मात्रा में माँ को कैल्शियम लेना चाहिए। मांसपेशियों और तंत्रिका कार्य, ये तंत्रिका कार्य होता है बेसिकली नर्व फंक्शन, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। कैल्शियम मांसपेशियों के संकुचन और शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर प्रसव के दौरान। बेसिकली जब कहते हैं ना बच्चा पैदा हो रहा होता है या पैदा होने के बाद, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है नर्व फंक्शन। ठीक है जी, मात्र स्वास्थ्य मतलब माँ का स्वास्थ्य। पर्याप्त कैल्शियम से गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं को रोका जा सकता है। ठीक है जी, अब बता रहे हैं अगर पर्याप्त कैल्शियम होगा तो गर्भावस्था के दौरान जो चीजें दिक्कत हो सकती हैं वो रोकी जा सकती हैं। ठीक है जी, तो कैल्शियम के भी 3 बेनिफिट बता दिए। एंड में सारांश कह सकते हो, बेसिकली निष्कर्ष कह सकते हो। आयरन बढ़ी हुई रक्त आपूर्ति और भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। ठीक है जी, जबकि कैल्शियम बच्चे की हड्डियों के विकास और माँ के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों के लिए कंक्लूजन लिख दिया। कंक्लूजन लिख दिया तो हमारा ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाता है तो आगे बढ़ते हैं। ग पार्ट क्या कह रहा है? गर्भावस्था के दौरान, अच्छा, और इसके साथ साथ अगर आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहो ना तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स के आपको 300 में मिल जाएंगे। मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे जो कि आपके पूरे सिलेबस में से जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपने एक बार पढ़ लिए तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे टैकल कर पाओगे, वो उसके अंदर
होते हैं। ये तो मैं एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ प्रिंटेड वाला, ये नहीं मिलेंगे आपको, प्रॉपर मेरे हैंड रिटन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। अगर मेरा एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स लेना हो तो वो 599 का है, हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम का अलग है। तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हुए की मेरी वीडियोस मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो यहाँ मिलती है वो पीडीएफ्स मिलेंगी, पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होगा और रिविजनरी वीडियोस मिलेंगी। लेवल अप लर्निंग का नंबर वीडियो के ऊपर भी दिख रहा होगा, नीचे भी दिख रहा होगा और ये भी दिख रहा है, इस पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। व्हाट्सएप पे लिख देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हैं या कुछ भी लेना है, डीईसी का असाइनमेंट लेना है, प्रोजेक्ट लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हैं, नोट्स लेने हैं, सब कुछ लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर से मिल जाएगा, जो कि आपको भी ऐसे ही मदद करेगा क्या 90 मार्क्स स्कोर करने में, जैसे हमारा ये बच्चा लेकर आया। ये भी तो हमारा ही पुराना स्टूडेंट था ना, इसकी आंसर शीट को भी मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी बाद में। अब पहुंच जाते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्भावस्था के दौरान मात्रक कुपोषण के प्रतिकूल परिणामों की व्याख्या कीजिए। मतलब कह रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको अच्छा पौष्टिक खाना नहीं मिलता, कुपोषण का शिकार हो जाती है, तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख लो। गर्भावस्था में मात्र कुपोषण से कई प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं जो माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। ये प्रभाव निम्नलिखित है। भ्रूण का खराब विकास, मतलब जो बच्चा है, माँ के पेट में जो बच्चा बन रहा है उसका खराब विकास होगा। उचित पोषण की कमी से निम्न जन्म वजन LBW, लो बर्थ वेट कह देते हैं, निम्न जन्म वजन और पूर्व काल प्रसव हो सकता है, जो बच्चे के विकास में समस्याएं और स्वास्थ्य जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है, जो बच्चे के विकास में समस्याएं लेकर आएगी और स्वास्थ्य जटिलताएं उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा, जन्म दोषों का बढ़ा हुआ जोखिम। अब देख लो, फॉलिक एसिड जैसी आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से तंत्रिका नालिका दोष हो सकते हैं, जैसे स्पिना बिफिडा, मतलब जिसमें बच्चे की रीढ़ का सही ढंग से विकास नहीं हो पाता, रीढ़ की हड्डी उसकी टेढ़ी रह जाती है। तो ऐसे जन्म दोष जो होते हैं, मतलब बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, उनके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तीसरा, प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी, वीक इम्यून सिस्टम। बच्चा वीक इम्यून सिस्टम के साथ आएगा तो हल्का सा मौसम चेंज हुआ, बुखार हो गया, खांसी लगी, हल्का सा कोई बैक्टीरिया आ गया, बीमार पड़ जाएगा। कुपोषण से मां की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, जिससे वह संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती है और इससे गर्भावस्था और प्रसव में जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है जी, वही कह रहे हैं, अगर कुपोषण का शिकार होगी माँ तो उसकी भी इम्यून सिस्टम वीक होगा, जिससे कि उसको ज्यादा चांसेस रहेंगे बीमारियां लगने की, ज्यादा चांसेस रहेंगे बीमारियां लगने की, तो अपने गर्भावस्था के दौरान वो बीमार रहेगी और बच्चा हेल्दी नहीं बन पाएगा। चौथा, एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिससे थकान, कमजोरी और प्रसव के दौरान कठिनाई होती है। ठीक है जी, गंभीर एनीमिया से प्रसवोत्तर रक्त रिसाव का खतरा बढ़ सकता है, बच्चे को ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। वही कह रहे हैं, थकान रहेगी, कमजोरी होगी, डिलीवरी के टाइम पे कठिनाई होगी जब बच्चे को जन्म दे रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद भी बच्चा जब पैदा हो जाएगा उसके बाद भी उसके अंदर खून की कमी रहने का खतरा रहेगा। समय से पहले प्रसव, सनम से पहले प्रसव मतलब जैसे कहते हैं कि बच्चा 9 महीने में पैदा होना चाहिए। कई बार जो मतलब मदर की जो बॉडी होती है वो प्रॉपर से सारे फंक्शन नहीं कर पा रही या कुपोषण का शिकार है, तो बच्चा पहले ही पैदा हो जाता है। पहले ही पैदा हो जाता है तो उसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो डेवलप नहीं हुई होती। पोषण की कमी से पूर्व काल प्रसव का जोखिम बढ़ सकता है, जिससे बच्चे को सांस लेने और विकास संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है जी, ठीक है जी, पता चल गया ना कि पहले बच्चा पैदा हो गया, जल्दी पैदा हो गया तो अभी पूरा प्रॉपर विकास नहीं हुआ था, सांस लेने में दिक्कत होगी, डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी। मात्र स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मदर की हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं,
कुपोषण से गर्भकालीन उच्च रक्तचाप और प्री एक्लेम्पसिया जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो गर्भवती महिला के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है जी। बच्चे के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव, अब बाद में भी बच्चे का स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। कुपोषित मां से जन्मे बच्चे को विकास में रुकावट हो सकती है। जो बच्चा ऐसी मां से जन्मा है जो खुद कुपोषित थी, जिसके अंदर खुद ही पूरे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स नहीं थे, तो बच्चे के अंदर भी नहीं आए होंगे। भविष्य में उसे मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा जैसी दीर्घकालिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि माँ के अंदर पूरी हेल्दी चीजें नहीं थी तो बच्चे में भी नहीं आई होंगी। बच्चे में नहीं आई तो फिर वही है, दिक्कत आएगी। सारांश में बेसिकली इसको हम निष्कर्ष भी कह सकते हैं। निष्कर्ष लिखना चाहो निष्कर्ष लिख दो, सारांश लिखना चाहो वो लिख दो, जैसा ठीक लगे। मात्र कुपोषण गर्भावस्था, ठीक है, प्रसव और बच्चे के दीर्घकालिक विकास में गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। स्वास्थ्य गर्भावस्था और भ्रूण के सही विकास के लिए उचित पोषण आवश्यक है। प्रेगनेंसी के टाइम माँ को अच्छा खाना देना, बैलेंस डाइट देना, जिसके अंदर सारे के सारे प्रोटीन्स, विटामिन हैं, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, तो इन बातों का ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसी टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर जरूर देखना। ठीक है, आपकी सिमरन मैम इतनी मेहनत से पढ़ाकर भेज रही हैं, तो देखना सेम के सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन कहता है स्वास्थ्य कार्ड से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य कार्ड से हम क्या समझते हैं, देख लो जी। बच्चों का स्वास्थ्य कार्ड एक दस्तावेज है जिसमें बच्चे से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की जाती है। बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। यह उनके समग्र स्वास्थ्य की निगरानी के लिए उपयोगी साधन है, मतलब उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के निगरानी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन है। इसमें आमतौर पर निम्नलिखित जानकारी शामिल है। क्या जानकारी शामिल है? पहली, व्यक्तिगत विवरण किया जाएगा कि बच्चे का नाम क्या है, उसकी आयु क्या है, लिंग क्या है और जन्म तिथि क्या है। माता पिता या अभिभावक का संपर्क विवरण, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। दूसरा, विकास और वृद्धि के मापदंड की, मतलब बेसिकली बच्चा डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को फुलफिल कर पा रहा है, बच्चे की एज के हिसाब से कितना वजन और लंबाई होनी चाहिए, क्या ठीक चल रही है। बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया जाएगा। सिर का घेरा कैलकुलेट किया जाएगा। ये बेसिकली शिशुओं में किया जाता है। ठीक है जी, नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड, नीचे क्या कह रहे हैं? टीकाकरण का रिकॉर्ड। टीकाकरण का रिकॉर्ड, लगाए गए टीकों का विवरण, जैसे पोलियो, डीपीटी, एमएमआर की कौन कौन सा टीका लग चुका है, और आगामी टीकाकरण का समय सारणी कि अब और कौन कौन सा टीका लगना रह गया है। ठीक है जी, ये भी हो जाएगा। चिकित्सा का इतिहास, कोई पुरानी बीमारी थी या स्थिति थी, अस्पताल में भर्ती ये हुई थी या कोई सर्जरी हुई थी, कोई एलर्जी है, तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स उसके अंदर होते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच का रिकॉर्ड, बच्चों के डॉक्टर द्वारा नियमित स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट की, डॉक्टर से जो जो जांच करवाई थी उसकी क्या क्या चीजें हैं। दृष्टि और सुनने की जांच का परिणाम, देखने और सुनने की जांच का परिणाम किया जाएगा। ठीक है जी। पोषण स्थिति, बच्चे के आहार और पोषण के मूल्यांकन, बच्चे का आहार कैसा खा रहा है, पोषण कितना है उसके अंदर, कुपोषण का शिकार तो नहीं है। कुपोषण और पोषण की कमी के अगर संकेत मिल रहे हैं तो उसका भी रिकॉर्ड किया जाएगा। विकासात्मक महत्वपूर्णता, शारीरिक विकास सही हो रहा है, भावनात्मक विकास सही हो रहा है, मानसिक विकास की प्रगति की निगरानी, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर लिखी जाएंगी। व्यवहारिक और मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवहारों पर टिप्पणी कि कितना इमोशनली स्ट्रांग है, कितना सोशली अच्छा है, सारी चीजें। ADHD बेसिकली वो होता है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव
वाला, जिसके अंदर क्या होता है, बच्चा बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, शांति से बैठ नहीं पाता। ऑटिज्म जैसी स्थितियों के आकलन अगर कोई है तो उसका कैसे ठीक किया जाए। देन स्कूल और खेलकूद की फिटनेस, स्कूल की गतिविधि और खेलों में भाग लेता है या नहीं, स्कूल के परिवेश के लिए आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो बेसिकली स्वास्थ्य कार्ड में क्या क्या होता है वो हमने ऊपर बता दिया। अब स्वास्थ्य कार्ड का उद्देश्य बता देते हैं। बच्चे के स्वास्थ्य की व्यवस्थित निगरानी सुनिश्चित करना। ठीक है जी। स्वास्थ्य समस्याओं की समय पर पहचान और समाधान में मदद करना। ठीक है जी, कि क्या स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें हैं उनकी पहचान करके उनकी मदद करना, मतलब उनका समाधान करना। माता पिता, स्कूल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए अब एक समेकित रिकॉर्ड प्रदान करना कि सब बच्चों के लिए माता पिता, स्कूल और सब चीजों का एक डाटा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना कि ये टीका लग चुका है आपके बच्चे को, ये रह गया है, वो लिख देना। एंड में ये छोटा सा कंक्लूजन हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा करो, फिर मेन पॉइंट्स लिखा करो, फिर कंक्लूजन लिखा करो। इस हिसाब से आंसर को अटेंड करोगे तो बढ़िया नंबर लेकर आओगे। स्कूल में स्वास्थ्य कार्ड अनिवार्य होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चा स्कूल जाने के लिए स्वस्थ है और उसकी विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सके। ये भी एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, जो कि कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाना क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चे की हेल्थ, स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समग्र दृष्टिकोण मतलब आपको पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आंसर देख लेते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है क्योंकि ये केवल बीमारियों के इलाज पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक जरूरतों को पूरा करता है। इसके कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित है। इसके कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित है। यानी कि ये कह रहा है, ये नहीं कि आपके बच्चे को कोई बीमारी नहीं है तो बस ठीक है, वो नहीं, हमें उसकी शारीरिक हेल्थ चेक करनी है, क्या प्रॉपर ग्रो कर रहा है, क्या इमोशनली वो स्ट्रांग है, क्या सोशली उसकी वैल्यूज अच्छी हैं, मानसिक रूप से वो ठीक है, तभी वो हेल्दी बच्चा माना जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है, बाकी सारी चीजों को भी देखना है। संपूर्ण विकास को प्रोत्साहन देता है। बच्चे का स्वास्थ्य उसके शारीरिक विकास, मानसिक क्षमता और भावनात्मक स्थिरता को प्रभावित करता है। सभी पहलुओं का ध्यान रखने में संतुलित विकास सुनिश्चित होता है। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, समस्याओं की जल्दी पहचान और रोकथाम। ठीक है, इससे क्या हो गया, समस्याओं की जल्दी पहचान की जाती है और रोकथाम में मदद होती है। समग्र देखभाल में बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की नियमित निगरानी शामिल होती है, जिससे विकास संबंधी समस्याओं, व्यवहारिक मुद्दों और बीमारियों का जल्दी पता लगाकर उनका समाधान किया जा सकता है। ठीक है जी, तीसरा, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। भावनात्मक कल्याण बचपन से बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चों की भावनाओं, रिश्तों और आत्मसम्मान का ध्यान रखकर समग्र देखभाल आत्मविश्वास और खुशहाली को बढ़ावा देती है। भावनात्मक कल्याण बचपन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है जी, बच्चों की भावनाओं, रिश्तों और आत्मसम्मान का ध्यान रखकर समग्र देखभाल आत्मविश्वास और खुशहाली को बढ़ावा देती है। चौथा, स्वस्थ आदतें विकसित करता है। समग्र दृष्टिकोण में पोषण, व्यायाम, स्वच्छता और भावनात्मक देखभाल के बारे में बच्चों और अभिभावकों को शिक्षित करना शामिल है, जिससे जीवन भर स्वस्थ आदतें विकसित होती हैं। पांचवा, सामाजिक कौशल को बढ़ावा देता है। पारिवारिक वातावरण, दोस्तों के साथ संबंध
और स्कूल के माहौल जैसे सामाजिक पहलुओं पर ध्यान देकर यह सकारात्मक सामाजिक कौशल के विकास में मदद करता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पहचानता है। हर बच्चा अनोखा होता है। समग्र दृष्टिकोण बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों, व्यक्तित्व और पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर योजना तैयार करता है। तो ये भी फायदा है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पहचानता है। 7, पारिवारिक संबंध मजबूत करता है। बच्चों की देखभाल में परिवार को शामिल करने से बेहतर समझ बच्चों की देखभाल में परिवार को शामिल करने से बेहतर समझ, संवाद और भावनात्मक समर्थन मिलता है, जिससे बच्चों के लिए एक पोषणकारी माहौल तैयार होता है। 8, भविष्य के लिए तैयार करता है। समग्र देखभाल बच्चों को इस तरह से तैयार करती है कि वे बड़े होकर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके। इस प्रकार समग्र दृष्टिकोण बच्चे के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करता है और उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए तैयार करता है। ठीक है जी, तो आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या मेन पॉइंट्स हैं? संपूर्ण विकास को प्रोत्साहन देता है, समस्याओं की जल्दी पहचान और रोकथाम में मदद करता है, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है, स्वस्थ आदतें विकसित करता है, सामाजिक कौशल को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पहचानता है, पारिवारिक संबंध मजबूत करता है और भविष्य के लिए तैयार करता है। एंड में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दी। हो गया आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम बढ़िया से तैयार। ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो देखना कितनी आसानी से सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पौष्टिक अल्पाहार सुझाइए जिससे आप चाय के समय शाला पूर्व उम्र के बच्चे को दे सकते हैं। अल्पाहार में विभिन्न प्रकार के तत्वों द्वारा प्रदान किए जाने वाले पोषक तत्व क्या हैं? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है जी, देख लो। पौष्टिक खाना हम क्या दे रहे हैं? फूड एंड नट ओटमील कुकीज। क्या? फ्रूट एंड नट ओटमील कुकीज हम बनाएंगे बच्चे के इवनिंग स्नैक्स में। ये कुकीज बनाना आसान है, स्वादिष्ट है और प्री स्कूलर के लिए पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। सामग्री, हमें ओट्स चाहिए, हमें केला चाहिए मैश किया हुआ, कटे हुए मेवे चाहिए जिसके अंदर बादाम, अखरोट होगा, सूखे फल चाहिए, किशमिश, क्रेनबेरी, शहद अगर आप स्वाद डालना चाहते हो तो। अब उन सामग्रियों से क्या क्या पोषक तत्व मिलेगा वो भी बता रहे हैं हम। ओट्स फाइबर, रेशा, पाचन में मदद करता है और बच्चे को लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे जिससे निरंतर ऊर्जा प्रदान होगी। आयरन मिलेगा जिससे स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का विकास होगा। ठीक है जी, केले से क्या क्या मिलेगा? केले से मिलेंगे सबसे पहले पोटेशियम जो कि मांसपेशियों के कार्य और हाइड्रेशन के संतुलन में मदद करता है। विटामिन B6 मिलेगा जो मस्तिष्क के विकास और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। प्राकृतिक शुगर जो कि स्वस्थ तरीके से तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा, कटे हुए मेवे जिसके अंदर बादाम और अखरोट होंगे। स्वस्थ वसा होगी जिसके अंदर मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक होगी। प्रोटीन होगा, शरीर के ऊतकों को बढ़ाने और ठीक करने में मदद करता है। ठीक है जी। विटामिन ई कोशिकाओं के नुकसान को से बचाता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है। मैं फिर से बता रही हूँ, मैं ये थोड़ा सा जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो पाए। ये रिविजनरी वीडियो है। जो हम सूखे फल, किशमिश और क्रेनबेरी डाल रहे हैं, प्राकृतिक शुगर होती है जिसके अंदर ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, संक्रमण से लड़ने और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। आयरन और पोटेशियम होता है जो कि समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। शहद वैकल्पिक है, प्राकृतिक मिठास मिलती है चीनी से बेहतर विकल्प के रूप में। ठीक है। एंटीबैक्टीरियल गुण प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। इसके क्या क्या लाभ होते हैं वो भी देख लो। ये खाना पचाने में आसान है। ठीक है जी। ऊर्जा प्रदान करता है और प्री स्कूलर के विकास में मदद करता है। यह बच्चों में शुरू से ही स्वस्थ खाने की आदतें डालने का बेहतरीन तरीका है।
तो उन्होंने पूछा था कि कोई इवनिंग स्नैक बताओ, है ना, चाय के समय शालापुर रूम के बच्चे के लिए कुछ इवनिंग स्नैक बताना था। तो हमने जो इवनिंग स्नैक बताया है वो है क्या, फ्रूट एंड नट ओटमील कुकीज। फ्रूट एंड नट ओटमील कुकीज, उसके अंदर क्या क्या सामग्री यूज होगी वो बता दी, और हर सामग्री से क्या क्या पोषक तत्व मिलेंगे वो भी बता दिए। ऐसा आंसर लिख के आओगे तो कैसे आपको 90 प्लस मार्क्स नहीं मिलेंगे। 6th क्वेश्चन, क पार्ट का पहला, श्वसन तंत्र की 5 बीमारियों का नाम बताइए। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम की कुछ 5 बीमारियों का आपको सिर्फ और सिर्फ नाम बताना है, ठीक है, नाम बताना है, लेकिन हमने एक एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी है ताकि आपको पता चल जाए। ओके जी। पहला दमा, पहला दमा, अस्थमा जो होती है, यह एक पुरानी स्थिति है जिसमें वायु मार्ग में सूजन और संकोचन होता है, जिससे घरघराहट, खांसी और सांस लेने में कठिनाई होती है। अस्थमा बेसिकली क्या होती है, वायु मार्ग में सूजन आ जाती है, संकोचन हो जाता है, जिससे घरघराहट की आवाज आती है, खांसी आती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। वैसे तो इन्होंने सिर्फ नाम पूछा था, हमने थोड़ी सी उसके बारे में भी लिख दिया। दूसरा ब्रोंकाइटिस, यह ब्रोंकाइल ट्यूबों की सूजन या संक्रमण है जो आम तौर पर वायरस के कारण होता है, खांसी और बलगम का उत्पादन करने का कारण बनता है। ठीक है जी। तीसरा निमोनिया, यह फेफड़ों का संक्रमण है जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण होता है। इसमें बुखार, छाती में दर्द और सांस लेने में कठिनाई होने के लक्षण होते हैं। सिर्फ नाम बताने थे, सिर्फ नाम भी लिख के आते तो भी मार्क्स मिल जाते, लेकिन मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर एक्सप्लेनेशन पूछ ले तो आप लिख पाओ। चौथा काली खांसी, वूपिंग कफ, यह एक अत्यधिक संक्रामक बैक्टीरियल संक्रमण है जिसमें गंभीर खांसी के दौरे और सांस लेते समय हुपिंग की आवाज आती है। 5th क्रूप, यह एक वायरल संक्रमण है जो ऊपरी वायुमर्ग में सूजन पैदा करता है। वायरल संक्रमण है ये, ऊपरी वायुमर्ग में सूजन पैदा करता है और भौंकने जैसी खांसी और आवाज में भारीपन का कारण बनता है। ठीक है जी, खांसी और आवाज में भारीपन का कारण बन जाता है। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ आप वो नाम भी लिख के आ जाते तो मार्क्स मिल जाते। अब कह रहे हैं इन्हीं में से किन्हीं 2 बीमारियों के लक्षणों का वर्णन कीजिए। ठीक है जी, हम दमा और काली खांसी के लक्षणों के बारे में बता देते हैं। पहला, दमा के लक्षण, अस्थमा के लक्षण, पहला घरघराहट, वीजिंग, सांस लेते समय एक सीटी जैसी आवाज आती है, बेसिकली जब हम सांस छोड़ते हैं। सांस फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बहुत जल्दी हमें सांस फूलने लग जाते हैं। शारीरिक गतिविधि या रात के समय सांस लेने में कठिनाई होती है। तीसरा, खांसी, कफिंग, लगातार खांसी जो विशेष रूप से रात के समय या सुबह के समय होती है, आमतौर पर एलर्जन या ठंडी हवा से उत्तेजित होती है। छाती में जकड़न, चेस्ट टाइटनेस, छाती में दबाव या जकड़न का एहसास होता है। म्यूकस का अधिक उत्पादन, इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन, वायु मार्ग में अधिक बलगम जिससे सांस लेना कठिन हो जाता है। ठीक है जी, बता दिए। अब जरूरी नहीं है जो वर्ड्स मैंने बताए आप डिट्टो वही के वही वर्ड्स लिख कर आओगे, नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझ लो, लिख अपने हिसाब से सकते हो। ठीक है, काली खांसी, वूपिंग कफ के लक्षण क्या है, गंभीर खांसी के दौरे, मतलब इतनी खतरनाक खांसी आती है कि पूछो मत। तीव्र और असम्मित खांसी के दौरान जो कई मिनटों तक चल सकती है, भाई खांसी खत्म ही नहीं होती। वूपिंग ध्वनि, खांसी के दौरे के बाद सांस लेते समय एक विशेष वूपिंग ध्वनि जो बच्चे में विशेष रूप से सुनाई देती है। बहती नाक, नाक बहती रहती है, संक्रमण का पहला लक्षण है जो कि सामान्य सर्दी में भी होता है। नॉर्मली जब हमें कोल्ड हो जाता है तो नाक बहती रहती है ना। हल्का सा बुखार हो जाता है और वमन, वॉमिटिंग, गंभीर खांसी के बाद बच्चे वॉमिटिंग करने लग जाते हैं क्योंकि खांसी इतनी तेज होती है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया जो कि कितने मार्क्स का था, 6 मार्क्स का था, 3-3 का था ना, दोनों 3-3 के लक्षण लिखने थे। आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताती जा रही हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है लेवल अप लर्निंग का, उसे ज्वाइन कर लेना। क्यों?
क्योंकि इसके अंदर मैं सारे के सारे अपडेट्स वीडियोस डालती रहती हूँ। ये जब आप डीसी कर लोगे तो इसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ना आपको वो मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं जो कि आपको मदद करेंगे अपनी तैयारी में, वो भी आपको हमसे मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो मैं आपको बता देती हूँ अगर आप वो भी नोट्स लेना चाहो। ठीक है जी, चलो वो हम आगे वाली वीडियो में बता देंगे। अगर वो नोट्स लेना चाहो तो 500 में मिल जाते हैं। कौन से वाले नोट्स? जिसमें कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एनटीटी, ईटीटी या आंगनवाड़ी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके नोट्स मिल जाते हैं। वो मैं चैनल पे डाल दूंगी आपके एग्जाम्स के बाद। फिलहाल डीसी की तैयारी करते हैं। ठीक है जी। अब और हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग, इसे भी ज्वाइन कर लेना। ऑल्सो बढ़ते हैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक बार नोट्स का ना बता ही देती हूँ, फिर बाद में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। देखो, अगर आप एनटीटी कर लेते हो और फिर उसके बाद एनटीटी, ईसी या आंगनवाड़ी की वैकेंसीज के लिए नोट्स लेना चाहो, जिसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स होते हैं, वो आपको कंबाइंड सारे के सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ 500 में मिल जाएगी। हिंदी मीडियम के नोट्स अलग होंगे, इंग्लिश मीडियम के नोट्स अलग होंगे। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो रहा है, इस पे कांटेक्ट करके आप ये ले सकते हो अपनी डीईसी के बाद इसकी तैयारी के लिए। एक बार ये नोट्स आपने खरीद लिए तो उसके बाद कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। लाइफ टाइम आपके पास ये नोट्स रहेंगे, जितनी मर्जी बार इससे पढ़ते रहना। ठीक है जी, आ जाते हैं बाकी वापस से अपने किसके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर। पढ़ाई हमारी कहाँ तक पहुंची थी, ये क्वेश्चन हो गया था, यहाँ से हमें पढ़ना है। निम्नलिखित के कारण बताइए, निम्नलिखित के कारण बताइए। जेरोफ्थैल्मिया, क्रिटिन क्रेटिनता, रिकेट्स और स्कर्वी के हमें कारण बताने हैं। ठीक है जी, आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। जेरोफ्थैल्मिया सबसे पहले आ जाता है। जेरोफ्थैल्मिया के क्या क्या कारण है? कारण ये है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स का ही लिखना है सबका, तो छोटा सा ही बताएंगे। जेरोफ्थैल्मिया का कारण क्या है? यह मुख्य रूप से विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है जी, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। यह विटामिन आंखों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर कॉर्निया के लिए। कमी के कारण आंखों में सूखापन आ जाता है, रात में ठीक से ना देख पाना और गंभीर मामलों में अंधापन हो सकता है। जेरोफ्थैलिया बेसिकली विटामिन ए की कमी के कारण होता है। क्रेटिनिज्म, क्रिटिनिज्म, ठीक है जी, ये आयोडीन की गंभीर कमी के कारण होता है, खासकर गर्भावस्था या शिशु अवस्था में। ठीक है जी, इसमें शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट होती है। ये थायराइड हार्मोन की कमी के कारण भी हो सकता है। तीसरा आ गया रिकेट्स। रिकेट्स का क्या है? ये मुख्य रूप से विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी के कारण होता है। इसमें बच्चे की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे हड्डियों में विकृति, विकास में देरी और दर्द हो सकता है। चौथा, स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी, एब्सॉर्बिक एसिड की कमी के कारण होता है। इसके लक्षणों में मसूड़े से खून आना, चोटें, जोड़ों में दर्द और थकान शामिल है। यह शरीर में कोलेजन बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है, जो स्वास्थ्य संयोजी ऊतकों के लिए आवश्यक है। लो जी, हो गया आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इसके ग पार्ट पे। ग पार्ट कह रहा है, बताइए कि आप निम्नलिखित के लिए प्राथमिक सहायता कैसे देंगे। अगर कोई बच्चा डूब रहा है, हम बच्चे के रिस्पेक्ट में ही बताएंगे क्योंकि बच्चों वाला ही हमारा पेपर है। डूब रहा है तो क्या प्राथमिक सहायता देंगे, फर्स्ट एड देंगे। कोई घाव लग गया है तो क्या फर्स्ट एड देंगे। 5 मार्क्स का है, देख लो। सबसे पहले अगर बच्चा डूब रहा है, ठीक है जी, डूब रहा है, तो स्टेप 1 बच्चे को तुरंत पानी से बाहर निकालेंगे। स्टेप 2 उसकी सांसें चेक करेंगे। अगर बच्चा सांस नहीं ले रहा तो सीपीआर शुरू कर देंगे। सीपीआर बेसिकली एक आर्टिफिशियल ब्रीथ होती है, हम बच्चे के मुंह से सांस देते हैं, अपने मुंह से बच्चे के मुंह में सांस देते हैं। सीपीआर करने के लिए क्या करना होता है आपको? 2 रेस्क्यू सांसें ऐसे 2 बार उसको सांस देनी है। बच्चे का सिर पीछे की ओर झुकाकर नाक को दबाएं और 2 सांसें दें। छाती पर दबाव डालें, बच्चे की छाती पर हाथ रखें और जोर से और जल्दी दबाएं। प्रति मिनट लगभग 100 बार दबाएं। जोर जोर से उसकी छाती को दबाओ, कोई पानी वानी रुका हुआ है, अड़ा हुआ है तो निकल जाए।
स्टेप 3, अगर बच्चा फिर से सांस लेने लगे तो उसे गर्म रखें और चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें। कि अब बच्चे की सांसें चल गई हैं तो उसको वार्म रखें और फिर डॉक्टर के पास ले जाएं। ये तो सिर्फ एक फर्स्ट एड बताया ना हमने, क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट एड पूछा था, तो फर्स्ट एड बस उसकी जान बचाने के लिए क्या करें वो बताना है, आगे क्या होगा वो डॉक्टर के पास लेके जाना है। घाव वाउंड्स लग गए हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टेप 1, खून बहना रोकें, घाव पर एक साफ कपड़ा या पट्टी लगाकर दबाव डालें जिससे कि खून रुक जाए। खून बहना रुकने के बाद घाव को साफ पानी से धो दें। ठीक है जी। घाव में एंटीसेप्टिक या मलहम लगाएं ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। एंटीसेप्टिक लगा देना है, कोई क्रीम जो एंटीसेप्टिक होगी। घाव को साफ पट्टी से ढके ताकि वो सुरक्षित रहे। अगर घाव गहरा या बड़ा हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें, मतलब डॉक्टर के पास ले जाएं। इसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और हम बढ़ते हैं आज के लास्ट 7th क्वेश्चन की तरफ। अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ, क्या पेपर में लिखा हुआ था आपको किसी 5 क्वेश्चन को करना है, किन्हीं 5 बड़े क्वेश्चन, मैंने तो आपको सारे करवाए हैं लेकिन आपको 5 क्वेश्चन करने थे। लेट सपोज आपने फर्स्ट क्वेश्चन सोचा मैं कर रही हूँ तो उसका क कर लिया, ख कर लिया, ग कर लिया, तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने सोचा आप दूसरा भी कर रहे हो तो उसका क कर लिया, ख कर लिया, ग कर लिया, तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरा आपने सोचा मुझे नहीं आता, आपने छोड़ दिया, तो फिर आप चौथे पे भी क्वेश्चन नंबर तो 4 ही डालोगे, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको ऐसे ही लिखना है आंसर 4। अब इसका भी आपने क कर लिया, ख कर लिया, ग कर लिया, तो अब आपके टोटल 3 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन नहीं आता, मान लो आपने छोड़ दिया। 6वां आता है, 6वां कर लिया, 4 क्वेश्चन हो गए। 7वां आता है, वो कर लिया, 5 क्वेश्चन हो गए। लेकिन क्वेश्चन नंबर में उसका नंबर सही डालना है, आंसर नंबर 7 है तो 7 ही डालोगे। जो भी कर रहे हो पूरे के पूरे सारे के सारे पार्ट्स करने हैं। निम्नलिखित के नैदानिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। क्लिनिकल फीचर्स होते हैं बेसिकली मरासमस और गल गलगंड, 5-5 मार्क्स का। ओके, चलो फिर मरासमस के चिकित्सीय लक्षण, क्लिनिकल फीचर्स। सामान्य रूप से दिखावट, मतलब दूर से ही देखने में पता चल जाता है। मरासमस से जो पीड़ित बच्चे होते हैं अत्यधिक पतले होते हैं और कृष्ण दिखाई देते हैं। दूर से ही आपको वो दिख जाएंगे, पतले से बच्चे, बिल्कुल हड्डियां बाहर आ रही हैं। तुम कहते हो क्या कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? वो मरासमस के शिकार होते हैं, बिल्कुल पतले से जो होते हैं। वे मांसपेशियों और उपचर्म वसा को खो देते हैं जिसमें उनका शरीर बहुत स्किनी दिखता है। ठीक है जी। दूसरा, विकास में रुकावट, विकास में रुकावट होती है और बच्चा सामान्य वजन के हिसाब से वजन नहीं बढ़ाता, मतलब नॉर्मल जितना उसका वेट गेन होना चाहिए वो नहीं होता। ठीक है। कमजोरी, कमजोरी पोषण की कमी के कारण बच्चों में कमजोरी, थकान और आलस्य आ जाता है। सूखी त्वचा और बाल, त्वचा सूखी और झुर्रियों वाली हो जाती है। बाल पतले, टूट गए या कम हो सकते हैं। मतलब मरासमस की चिकित्सक लक्षण ये हैं। दूर से ही देखने में कमजोर बच्चा नजर आता है, विकास में रुकावट होती है, कमजोरी होती है, सूखी त्वचा, बाल होती है, झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, शरीर में कमजोरपन नजर आता है, हड्डियां और पसलियां दिखाई देने लग जाती हैं, क्योंकि शरीर में फैट तो होता ही नहीं है ना, मांस तो रहता ही नहीं है। विकास में देरी, शारीरिक और मानसिक विकास में देरी होती है। ना फिजिकल डेवलपमेंट सही से हो पाती है, ना मेंटल डेवलपमेंट सही से हो पाती है। आगे चलते हैं। गांठ, गोइटर के चिकित्सक लक्षण क्या है? गले में सूजन, मुख्य लक्षण गले में सूजन होती है जो थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होती है। इसमें एक दिखाई देने वाली गांठ बन सकती है। ठीक है जी, गले में ये गांठ सी नजर आने लग जाती है। स्वेलिंग और सांस लेने में कठिनाई, बढ़ी हुई थायराइड ग्रंथि गले गले के गले या श्वसन नली पर दबाव डाल सकती है जिससे निगलने या सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। थकान फील होगी, गांठ वाले व्यक्तियों को सामान्य से अधिक थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है, विशेष रूप से अगर थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा। हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली उसको कहा जाता है। ठंड के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी हो जाती है उनको ठंड से। वजन में बदलाव, या तो वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, या घट सकता है जिसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं।
ठीक है। अन्य लक्षण क्या होते हैं? चिड़चिड़ापन, तीव्रता, हृदय गति, हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ेगा, पेशियों में ऐंठन हो सकते हैं। ये इस बात पे निर्भर करता है कि गांठ हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपाइथोथायरॉयडिज्म है। बेसिकली एक होती है हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें वजन बढ़ता जाता है, एक होती है हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें वजन घटता है। ठीक है जी, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसके लक्षण कैसे होंगे। एक और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन हो गया तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, पोषण स्तर का निर्धारण करने के लिए किसी एक विधि का विस्तार में वर्णन कीजिए। लो जी, ऊपरी बाह के मध्य भाग की परिधि, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये उसकी हाथ है। तो अब ये बेसिकली इस हाथ के यहाँ वाले मास को हम कैलकुलेट करेंगे कि बच्चा कुपोषण का शिकार है या नहीं। ऊपरी बाह, ये कह रहे हैं ना ऊपरी बाह, ये वाली बाह के मध्य भाग की परिधि बच्चों तथा समुदाय के पोषण स्तर को जानने का उपयोगी संकेत है। बाह परिधि में हड्डी, वसा और मांसपेशियां होती है। हड्डी होती है, फैट होता है और मांसपेशियां होती है। वसा तथा मांसपेशियां शरीर में ऊर्जा तथा प्रोटीन का भंडार होते हैं। ठीक है जी, यदि शरीर को पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिल पाए या यदि भोजन के अवशेषण में गड़बड़ी हो तो शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन भंडारों में वसा और प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है और इस कारण बाह की परिधि कम हो जाती है। ठीक है जी, आयु बढ़ने के साथ साथ बाह की परिधि भी बढ़ती जाती है। पहले पतली सी बाजू होती है, एज बढ़ने के साथ साथ फैट बढ़ता जाता है, मोटी बाजू हो जाती है ना। परंतु 1 से 5 वर्ष की आयु में इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होता और इसका माप काफी स्थिर रहता है। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इस उम्र के बच्चे की बाह की परिधि को मापकर यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं। ओके जी, तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? सामान्य माप के 80% से कम माप अर्थात 12.5 सेंटीमीटर से कम माप गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। अगर बच्चे का जो वो माप है 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर से कम है तो मतलब वो गंभीर कुपोषण है। लर्न कर लेना ये चीजें, इस चीजों की साइंस के पीछे मत भागना, बस लर्न कर लेना। चौथा पॉइंट, 12.5 सेंटीमीटर से 13.5, 13.5 सेंटीमीटर के बीच में है तो मध्यम श्रेणी का कुपोषण है, मतलब थोड़ा कम कमजोर है। 12.5 से नीचे है तो ज्यादा कमजोर है, 12.5 से 13.5 के बीच में है तो मध्यम श्रेणी का कुपोषण है। सुपोषित भारतीय बच्चों की बाह की परिधि का मास 15 से 16 सेंटीमीटर है। जो हेल्दी बच्चा है उसका 15 से 16 सेंटीमीटर होता है। बाह की परिधि को 3 रंग वाले फीते से मापा जाता है। इसके रंग लाल, पीला, हरा एक क्रम में होते हैं। सबसे पहले लाल होता है, फिर पीला होता है, फिर हरा होता है। अब आपके पास पेपर में कलर्स तो होंगे नहीं, तो बस ऐसे पट्टी बना के आ जाना, ऐसे लिख देना लाल, यहां लिख देना पीला, यहां लिख देना हरा। ठीक है जी, 1 से 5 वर्ष की बाईं बाह के ऊपरी भाग के मध्य भाग के चारों ओर एक फीता इस प्रकार लपेटे कि लाल भाग हरे या पीले भाग के सामने आए। बेसिकली एक पट्टी है, इसको आप बाजू पे लपेट दोगे तो रेड के सामने आ रही है, ग्रीन के सामने आ रही है, येलो के सामने आ रही है। उस बेसिस पे हमें क्या क्या पता चलेगा? परिस्थिति 1, सिचुएशन 1, यदि लाल भाग का सिर हरे भाग के सामने आता है तो बच्चा स्वस्थ है, बच्चे को पर्याप्त भोजन देते रहें जैसे आप दे रहे हो। सिचुएशन 2, यदि लाल भाग का सिरा पीले भाग के सामने आता है तो बच्चा मध्यम श्रेणी के कुपोषण से ग्रस्त है। क्या कह रहा है? अगर लाल भाग पीले के सामने आ जाता है तो मध्यम श्रेणी से कुपोषण है, थोड़ा सा वीक है। पूरक आहार दें, जिससे कि सप्लीमेंट्री फूड दें जिसमें बच्चे को 300 कैलोरी तथा 8 से 10 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो सके। पहली परिस्थिति में तो बच्चा हेल्दी था तो खुश था, दूसरी परिस्थिति में बच्चा थोड़ा सा दुखी कमजोर है तो उसको थोड़ा ज्यादा खाना दे, 300 कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा दे। तीसरा,
परिस्थिति यदि लाल भाग का सिरा लाल भाग के में ही खत्म हो जाता है, मतलब इतना कमजोर है, इतनी पतली बाजू है, तो बच्चा गंभीर कुपोषण से ग्रस्त है। बच्चे को दिन में 5 से 6 बार खाना दो, 2 गुनी मात्रा में पूरक आहार दो। जो ऊपर हम 300 कैलोरीज और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा दे रहे थे ना, अब इसका भी डबल दो और स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह दो, क्योंकि ये बच्चा तो बिल्कुल ही कमजोर है, रोने वाली हालत में है। ठीक है जी, अब नीचे आ जाते हैं। ऊपरी बाह के मध्य बाह की परिधि के लाभ, बेनिफिट क्या है? शीघ्र पहचान, मतलब जल्दी पता चल जाता है कि ये बच्चा कुपोषण से ग्रस्त हो रहा है, तो इसकी ध्यान दे। सरलता है, इजिली कैलकुलेट कर पाते हैं। समय पर हस्तक्षेप, हमें पता चल जाता है टाइमली कि ये बच्चा कुपोषण से शिकार हो रहा है, तो इसको ठीक करना है। निष्कर्ष, ऊपरी बाह के मध्य बाह की परिधि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के विकास की निगरानी के लिए मूल्यवान उपकरण है, जो उनकी पोषण स्थिति के बारे में त्वरित जानकारी प्रदान करता है। ये माप के आधार पर नियमित निगरानी और उचित हस्तक्षेप दुनिया भर में बाल स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। फर्स्ट सिचुएशन में आता है तो बच्चा हेल्दी है, कुछ नहीं करना। दूसरी वाली सिचुएशन में आता है तो थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा ज्यादा खाना दे दो। तीसरी सिचुएशन में आता है तो ये तो भाई बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसको बहुत ज्यादा खाना दो, ध्यान रखो ताकि ये भी हेल्दी बन जाए इस बच्चे की तरह, ये भी हेल्दी बन जाए इस बच्चे की तरह। इसके साथ साथ DEC2 की हमारी रिवीजन कंप्लीट होती है, जिसके अंदर मैंने आपको पास्ट ईयर का एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। अगर हमसे नोट्स लेना चाहो तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300 में मिल जाएंगे। इतने बढ़िया नोट्स मिलेंगे, एक बार नोट्स पढ़ लिए सारी की सारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये भी दिख रहा है वीडियो के ऊपर नीचे हर जगह पर दिख रहा है। कोर्स लेना चाहो तो 599 का है, कोर्स भी ले सकते हो। इग्नू का जब पेपर देने जाओगे तो ऐसी आंसर शीट मिलेगी जिसके अंदर सबसे पहले आपको इनरोलमेंट नंबर इन फिगर्स लिखना है, 2, 4, 5, 6 जो भी है एक एक यहाँ लिख देना। फिर वर्ड्स में 2 है तो TWO2, 3 है तो THRRE3 ऐसे यहाँ लिख देना। एग्जामिनेशन सेंटर कोड आपके हॉल टिकट पे लिखा होगा, ठीक है जी, तो वहां से लिखना है। जो डे और डेट है वो लिखना है, DECE लिखना है। प्रोग्राम आपका कोर्स कोड DC1 का है, 2 का है, 3 का है वो लिखना है। अगर आप DC2 का पेपर है, मान लो आपने लिख दिया DECE2, तो उसका नाम क्या है? नाम आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है बाल स्वास्थ्य और पोषण, तो यहाँ पे आप लिख दोगे DC2 के पेपर में बाल स्वास्थ्य और पोषण। हिंदी में पेपर करने वाले हो या इंग्लिश में वो लिख देना। किसी भी मीडियम के बच्चे हो, हिंदी में पेपर करना चाहो तो हिंदी में कर सकते हो। एक आपके यहाँ पे साइन होंगे और आंसर शीट जहाँ खत्म हो जाती है लास्ट में एक यहाँ पे साइन होंगे। अब इग्नू में सप्लीमेंट्री शीट नहीं मिलती, तो जितनी शीट्स मिलती है उसी में सारा पेपर करना होता है। 24 शीट्स मिलती है जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा। तो ये बात को सोचकर चलना, 20 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन, उसको आपको मैक्सिमम 5 शीटों में लिखना है। 5, 5, 5, 5 और लास्ट क्वेश्चन 4 शीटों में लिख लोगे तो आपकी 24 शीटें प्रॉपर यूटिलाइज हो जाएंगी। टाइम को अच्छे से मैनेज करके चलना, मैंने प्रॉपर एक चैनल पे वीडियो डाली है, ऐसे लिख देना बीच में क्वेश्चन नंबर 1 या आंसर 1 ए पार्ट, उसको एक्सप्लेन कर दिया सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, एंड में कंक्लूजन लिख देना, देखो अच्छे अच्छे मार्क्स मिलते जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे करते जाओगे, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग में पेपर करोगे, कंक्लूजन लिखोगे प्रॉपर, तो डेफिनेटली आपको भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नोट्स DEC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हैं, असाइनमेंट लेना है, प्रोजेक्ट लेना है, या आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए नोट्स लेने हैं, सब कुछ हमारे नंबर से मिल जाएंगे। हमारा चैनल है लेवल अप लर्निंग, इसे सब्सक्राइब कर लेना, और सारी की सारी वीडियोस इसके अंदर DEC से रिलेटेड और इग्नू के और कोर्सेज की डली हुई है, इसे आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल लेवल अप लर्निंग का है, उसे भी ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ये थी हमारी बहुत ही स्पेशल वाली वीडियो जिसके अंदर मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन विद आंसर्स आपको कवर करवाए हैं। आई होप आपको ये तैयारी अच्छी लगी होगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हॉल टिकट लेके जानी है और इग्नू का आई कार्ड लेके जाना है। आई कार्ड नहीं है तो क्या करो, अपना आधार कार्ड ले जाना, ठीक है जी, और बाकी अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे जाके आराम से अपना पेपर करना, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, मेरी गुड विशेस आपके साथ है। पेपर देकर जब आओगे तो 30 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बना के हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे भेज देना।
ये हमारा लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर है 8178947630। व्हाट्सएप पे अपनी एक छोटी सी वीडियो भेज देना जिसके अंदर अपना नाम और आप कहाँ से हो और आपको मुझसे पढ़कर कैसा लगा मुझे भेज देना। मेरे पास एक रिकॉर्ड आ जाता है ताकि और भी आगे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी हो तो मैं आपको आपके स्टेट के अकॉर्डिंग दे पाऊँ। थैंक यू सो मच। अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आना। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारी की सारी वीडियोस कम से कम 2 बार जरूर देखना। थैंक यू सो मच।